परछाई एपिसोड 213। अब आगे। दृष्टा उन आदमियों को देखते हुए अपनी भयानक आवाज में कहती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे शिकार पर कोई और नजर डाले। दृष्टा के ऐसा कहने पर उनमें से एक आदमी शौक से बाहर आता है और गुस्से से दृष्टा की तरफ बढ़ता है। दृष्टा उस आदमी को देखते हुए एक डेविल स्माइल देती है और उसकी तरफ अपना दायां हाथ बढ़ा देती है। उसके ऐसा करते ही वो आदमी जमीन से कुछ फीट ऊपर उठ जाता है और उसकी बॉडी से एक तरह का काला धुआं निकलकर दृष्टा के हाथ में जाने लगता है। ऐसा होने पर वो आदमी हवा में ही छटपटाते हुए चीख रहा था। उस आदमी की चीख इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर आसपास के सारे जंगली जानवर भी डरकर उस आवाज से दूर भागने लगे थे। समायरा भी दृष्टा को इस तरह से देखकर दंग रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दृष्टा सिर्फ 3 सालों में इतनी ताकतवर और खूंखार हो चुकी है। दृष्टा को इस तरह से अपने साथी की जान लेते देख वहां खड़ा दूसरा आदमी बुरी तरह से डर जाता है। इससे पहले उसने कभी इतना भयानक और पागल जीव नहीं देखा था। वो एक नजर जमीन पर पड़ी उस औरत देखता है जो छटपटाते हुए अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसे देखकर वो आदमी फौरन वहां से भाग जाता है। समायरा उस आदमी को भागने से नहीं रोकती, वो बस हैरानी से दृष्टा को ही देख रही थी। समायरा को साफ समझ आ रहा था कि दृष्टा उस आदमी की शक्तियां अपने अंदर खींच रही है। ये देखकर समायरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि मारीच ने भी इसी तरह से शुरुआत किया था। अब समायरा को डर लग रहा था कि कहीं दृष्टा भी मारीच के नक्शे कदमों पर तो नहीं चल रही है। अगर ये सच है, तो उन लोगों के सामने अब एक और बड़ी परेशानी आने वाली थी। कुछ ही देर में वो आदमी अपना दम तोड़ देता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही दृष्टा अचानक से अपना हाथ झटक देती है और उसके शरीर से वो काला धुआं बाहर आकर वातावरण में फैल जाता है। दृष्टा के ऐसा करते ही समायरा की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसके मन को थोड़ी शांति भी मिलती है। दृष्टा ने ऐसा करके उस आदमी की शक्तियां अपने पास न रखकर प्रकृति को वापस कर दी थी। अब समायरा से रहा नहीं जाता और वो दृष्टा से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए कहती है, तुमने उसकी शक्तियां अपने पास क्यों नहीं रखी? दृष्टा जमीन पर उस औरत की तरफ देखती है। उसके ऐसा करते ही उस औरत का आधा कटा गला पूरी तरह से कट जाता है और उस औरत की जान निकल जाती है। ये देखकर समायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दृष्टा उस औरत की लाश को देखते हुए कहती है, मैं उस मारीच की तरह मूर्ख नहीं हूँ, जो शक्तियों की लालच में अपना शरीर ही खो दूं। मैं उतनी ही शक्तियां अपने पास रखती हूँ जितना मेरा शरीर सहन कर सके। और यकीन करो मेरे पास बहुत शक्तियां हैं। इसके बाद दृष्टा समायरा को देखते हुए कहती है, लेकिन मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी शक्तियां जरूर लूंगी। इसका मैंने सालों से इंतजार किया है।
समायरा भी बिना किसी भाव के दृष्टा को ही देख रही थी। इधर जब समायरा पर अटैक हुआ था, उसी वक्त विवेक गुफा की तरफ बढ़ रहा था और मारीच के 2 रक्षक विवेक के पीछे थे। तभी जंगल के बीच एक घनी झाड़ी आती है। वो दोनों विवेक से थोड़ा पीछे थे, इसलिए विवेक कुछ देर के लिए उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। विवेक के पीछे खड़े 2 लोगों में से एक आदमी उन झाड़ियों की तरफ देखता है और ऐसा करते हुए उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती है। कुछ ही पलों में वो झाड़ियां राख में बदल कर नीचे जमीन पर गिर जाती है। उन झाड़ियों के राख में बदलते ही उन्हें फिर से विवेक आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है और वो दोनों फिर से विवेक का पीछा करने लगते हैं। उन दोनों के वहां से जाने के बाद वहीं एक पेड़ के पीछे से विवेक बाहर आता है। उन आदमियों को देखते हुए विवेक कहता है, ये भैरवनाथ सच में कमाल का था, बस नियत का खराब निकला। सिर्फ 2 रात ही वो क्रिया करने से उसकी इतनी काबिलियत सामने आने लगी है। विवेक को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ लोग उसके पीछे आ रहे थे। उसने कुछ पल के लिए उन दोनों को झाड़ियों में जाकर झांसा दिया और फिर भैरवनाथ की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना एक प्रतिबिंब बनाकर उसे आगे की तरफ बढ़ा दिया, जिससे मारीच के रक्षक उस प्रतिबिंब के पीछे चले गए। विवेक पेड़ के पीछे खड़े होकर खुद से कहता है, अब वो हमें मारने के लिए अपने लोगों को भेज रहा है। ये कहते ही विवेक के दिमाग में एक बात आती है और वो घबराते हुए कहता है, ओह नो, अगर ऐसा है तो समायरा भी इस वक्त घर से बाहर है और अब उनकी जान भी खतरे में है। मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। ये कहकर विवेक वहां से जाने लगता है। कुछ ही देर में विवेक समायरा को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, जहां दृष्टा और समायरा खड़े थे। वहां पहुंचते ही विवेक की नजर समायरा पर पड़ती है। वो दूर से ही चिल्लाते हुए समायरा से कहता है, समायरा, हमें वापस घर जाना होगा। उस साए ने हमें मारने के लिए अपने रक्षक भेज दिए हैं। जैसे ही विवेक अपनी बात पूरी करता है, उसकी नजर दृष्टा पर जाती है जो उसे ही घूर रही थी। दृष्टा को देखकर विवेक की सांसें रुक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल ने अचानक से धड़कना बंद कर दिया हो। विवेक को याद आता है कि 3 साल पहले दृष्टा उसे मारकर उससे भैरवनाथ की शक्तियां लेना चाहती थी। विवेक इतना डर गया था कि उसके पैर वहीं पर जम गए थे। वो अपनी आंखें फाड़कर बस दृष्टा को देखे जा रहा था, जो पहले से कहीं ज्यादा भयानक दिख रही थी। विवेक इस वक्त समायरा से ज्यादा दृष्टा के करीब खड़ा था। कुछ ही पलों में विवेक को होश आता है और उसकी नजर जमीन पर पड़ी उन 2 लाशों पर जाती है। वो उस औरत की लाश की गर्दन को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या दृष्टा ने। ये कहते हुए विवेक खौफ भरी नजरों से एक बार दृष्टा को देखता है और फिर अपनी पूरी स्पीड से भागते हुए समायरा के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। विवेक बुरी तरह से घबराते हुए समायरा से कहता है, समायरा,
मुझे बचा लीजिए, वरना ये मुझे भी खा जाएगी। समायरा दृष्टा पर अपनी नजरें बनाए हुए कहती है, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। समायरा के ऐसा कहते ही दृष्टा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। ये सब देखकर विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका हार्ट फेल हो जाएगा। विवेक अपने पास आती दृष्टा को देखते हुए कहता है, वो हमारे पास क्यों आ रही है? क्या अभी भी उसे भैरवनाथ की शक्तियां चाहिए? विवेक को इतना डरते देख समायरा को भी गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से कहती है, तुम 1000 साल पुराने एक राक्षस की आत्मा का सामना करने वाले हो और इससे डर रहे हो। विवेक लगभग रोते हुए कहता है, मुझे उस साए से ज्यादा आपकी इस बहन से डर लगता है। मुझे प्लीज इससे बचा लीजिए। समायरा जानती थी कि दृष्टा विवेक को नुकसान पहुंचाकर युवराज से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगी, इसलिए वो इस बात से बेफिक्र थी। अब दृष्टा समायरा के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है और एकटक विवेक को देखने लगती है। विवेक समायरा के पीछे छुपकर डर से कांप रहा था। दृष्टा गुर्राते हुए विवेक से कहती है, सामने आओ। दृष्टा की वो भयानक आवाज सुनकर विवेक की रही सही हिम्मत भी जवाब दे देती है। वो खुद को संभालकर हंकारते हुए कहता है, न नहीं, द दृष्टा जजी, मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ। दृष्टा अब और भी ज्यादा गुस्से से गुर्राते हुए कहती है, सामने आओ। तभी समायरा विवेक से कहती है, विवेक, सामने आओ। समायरा के ऐसा कहने पर विवेक हैरान रह जाता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। वो धीरे धीरे सामने आते हुए अपने मन में कहता है, समायरा यहाँ दृष्टा के साथ है और वो इसे सपोर्ट भी कर रही है। कहीं ये दोनों बहन मिलकर मुझे आज अपना डिनर तो नहीं बनाने वाली है। हे भगवान, मुझे इनसे बचा लीजिए। विवेक के सामने आते ही दृष्टा उसके बहुत पास आ जाती है और झुककर अपना चेहरा विवेक की गर्दन के पास ले जाती है। विवेक डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मॉम डैड, निशा और सुहानी को आखिरी बार याद करने लगता है। दृष्टा का चेहरा विवेक के चेहरे से 1.5 गुना था और विवेक उसके सामने किसी छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था। विवेक के करीब जाकर दृष्टा कुछ ही पलों में पीछे हट जाती है। दृष्टा के पीछे हटने पर विवेक अपनी आंखें खोल लेता है और अपने जिंदा होने पर एक चैन की सांस लेता है। दृष्टा विवेक को गुस्से और तिरस्कार से देखते हुए कहती है, तुम कितने नालायक हो। विवेक घबराते हुए दृष्टा से कहता है, आई एम सॉरी दृष्टा जी। दृष्टा उसी गुस्से के साथ कहती है, तुमने एक महान तांत्रिक की सारी शक्तियों को बर्बाद कर दिया। तुम इसके काबिल ही नहीं हो। समायरा दृष्टा के कहने का मतलब साफ समझ पा रही थी। वो कुछ सोचते हुए कहती है, क्या तुम इसकी कोई मदद कर सकती हो? समायरा की बात सुनकर विवेक हक्का बक्का रह जाता है और दृष्टा भी किसी सोच में डूब जाती है।
अगली सुबह 5 बजे विवेक और समायरा दीवान विला के अंदर आते हैं। समायरा हमेशा की तरह शांत और सीरियस लग रही थी, लेकिन विवेक काफी डरा हुआ था। पूरी रात वो समायरा और दृष्टा के साथ था, जो उसके लिए एक बहुत बुरे सपने की तरह था। जैसे ही विवेक घर के अंदर कदम रखता है, उसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है और वो भागते हुए निशा के रूम में आ जाता है। निशा अपने बेड पर आराम से सो रही थी। विवेक निशा के पास जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में फंसाकर उसके कंधे पर अपना सर टेककर सो जाता है। अचानक से किसी के इस तरह टच करने से निशा की नींद खुल जाती है और वो डर से चीखते हुए उठकर बैठ जाती है। विवेक पहले ही काफी घबराया हुआ था। निशा के चीखने से वो भी डर जाता है और चीखते हुए उठकर बैठ जाता है। अपने सामने विवेक को देखकर निशा थोड़ा शांत होती है और विवेक पर गुस्सा करते हुए कहती है, विवेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक परेशान होकर कहता है, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं सो सकता। प्लीज मुझे आज यही अपने साथ सोने दो। निशा अपना मुंह बनाकर पीछे हटते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। विवेक निशा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, यार प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, मुझे प्लीज यहाँ सोने दो। विवेक को सच में परेशान देखकर निशा कहती है, तुम्हें इतना डर किससे लग रहा है? विवेक डरते हुए कहता है, दृष्टा से। निशा कंफ्यूज होकर कहती है, दृष्टा से? वो कहाँ से आ गई? विवेक निशा को आज रात की सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर निशा भी परेशान होकर कहती है, समायरा को और कोई नहीं मिला जो वो दृष्टा से मदद ले रही है। ये कहकर निशा विवेक को देखती है, जो अभी भी काफी परेशान लग रहा था। निशा जानती थी कि उस रात के बाद से विवेक को दृष्टा से बहुत डर लगता था। विवेक को काफी महीनों तक उसके नाइटमेयर भी आते थे। वो विवेक की हालत समझते हुए कहती है, ठीक है, तुम यहाँ सो सकते हो, लेकिन सिर्फ आज। विवेक हमें अपना सर हिला देता है और निशा का हाथ पकड़कर बेड पर लेट जाता है। विवेक की ऐसी हालत देखकर निशा को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो विवेक के सामने नहीं हंसती। कुछ ही देर में वो दोनों सो जाते हैं। इधर युवराज और सुहानी अपने बेडरूम में थे। सुहानी युवराज की बाहों में सो रही थी और युवराज की नींद अभी अभी खुली थी। वो अपनी बाहों में सो रही सुहानी के चेहरे को सहलाते हुए उसे बड़े प्यार से देख रहा था। युवराज के दिमाग में इस वक्त पद्मिनी की कई बातें चल रही थी। उन बातों के बारे में सोचते हुए युवराज अपने मन में कहता है, बाकी चीजें तो समझ आ रही है, लेकिन हम उसकी बॉडी कहाँ से ढूंढेंगे? वो तो कब का डिस्पोज भी हो गई होगी और अगर वो हमें मिल भी गई, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? युवराज इसी सोच में डूबा हुआ था,
तभी सुहानी की बॉडी में थोड़ी मूवमेंट होने लगती है। युवराज समझ जाता है कि अब सुहानी उठने वाली है। कुछ ही देर में सुहानी अपनी आंखें खोल लेती है और अपने ठीक सामने युवराज को देखती है। युवराज मुस्कुराते हुए उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग। सुहानी किसी बच्चे की तरह अपनी आंखें मसलते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। युवराज सुहानी के चेहरे से उसके बालों को हटाकर कहता है, अच्छे से नींद आई। सुहानी थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, नहीं। युवराज सुहानी के गाल धीरे से खींचते हुए कहता है, क्यों? सुहानी शिकायत भरे अंदाज में कहती है, मेरे अजीब से सपने मुझे सोने कहाँ देते हैं। युवराज कहता है, तो आज क्या सपना देखा तुमने? क्या आज फिर से तुम्हें वो दिखा? सुहानी कहती है, नहीं, आज रात मुझे वो साया नहीं दिखा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सपने में एक अजीब का स्केलेटन दिखाई दे रहा था, जो किसी गुफा के अंदर ध्यान करते बैठा था। अब आप ही बताओ, कोई कंकाल ऐसे बैठ सकता है क्या? सुहानी की बातें सुनकर युवराज हैरानी से उसे देखने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या ये वही है जिसकी बात पद्मिनी कर रही थी? एपिसोड 214। अब आगे। एक हफ्ते बाद सुहानी, निशा और विवेक निशा के रूम में काउच पर बैठे काम कर रहे थे। सुहानी अपने हाथ में कुछ फाइल्स लिए उन्हें चेक कर रही थी। निशा और विवेक अपने अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। तभी विवेक लैपटॉप सुहानी की तरफ बढ़ाकर अपनी उंगली से उसकी स्क्रीन पर पॉइंट करते हुए कुछ समझाने लगता है। विवेक सुहानी को कुछ एक्सप्लेन कर ही रहा था, तभी सुहानी की नजर विवेक की कलाई के पीछे की तरफ जाती है और उसकी नजर वहीं रुक जाती है। सुहानी विवेक का वो हाथ पकड़कर उसे गौर से देखते हुए कहती है, ये क्या है? तुम्हारा ये निशान तो और भी बुरा होता जा रहा है। जैसे ही सुहानी विवेक का हाथ पकड़ती है, वो दर्द से अपना हाथ छुड़ा लेता है। सुहानी आगे कहती है, विवेक, ये क्या है? विवेक अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं। सुहानी विवेक को घूर कर कहती है, विवेक, मैं साफ देख सकती हूँ, जहाँ तुम्हारे श्राप का निशान है वहाँ किसी तरह के जख्म है। मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम्हारे हाथ को ये हालत हुई है? सुहानी अब तक ये नहीं जानती थी कि समायरा और विवेक अपनी नकारात्मक शक्तियां जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए दृष्टा की मदद ले रहे हैं। विवेक सुहानी से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, सुहानी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। सुहानी अपने बात पर जोर देते हुए कहती है, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? विवेक को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहानी से क्या कहे। निशा, जो अब तक उन दोनों की बातें सुन रही थी, वो बीच में आकर कहती है, ये नजरें नहीं चुराएगा तो और क्या करेगा? इसने काम ही ऐसा किया है।
निशा की बात सुनकर विवेक उसे हैरानी दे देखने लगता है। उसे डर लग रहा था कि निशा कहीं सुहानी को सच ना बता दे। युवराज ने सभी को सुहानी से ये सच छुपाने के लिए कहा था। इसकी दो वजह थी। पहली ये कि वो साया सुहानी का दिमाग पढ़ सकता था, और दूसरी वजह ये कि अब सुहानी का मेंटली और इमोशनली स्टेबल रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसे अब मारीच का सामना करना था। युवराज जानता था कि जो खतरा इस वक्त विवेक और सामायरा पर था, उसके बारे में जानकर सुहानी परेशान हो जाएगी और वो लोग सुहानी की कैपेबिलिटी का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सुहानी क्यूरियस होकर निशा को देखते हुए कहती है, ऐसा क्या काम किया है इसने? निशा कहती है, ये मेरे रूम में मेरे साथ शिफ्ट होना चाहता था। मैंने मना किया तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने भी परेशान होकर इसे अपने रूम से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जब मैं दरवाजा बंद करने वाली थी, तभी इसने वहां हाथ रखकर मुझे रोकने की कोशिश की और दरवाजे से इसे चोट लग गई। निशा की बात सुनकर विवेक एक चैन की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि निशा ने उसे बचाने के लिए उसे लगभग बदनाम ही कर दिया था। वो निशा को गुस्से से घूरने लगता है। तभी सुहानी विवेक से कहती है, विवेक, अगर तुम निशा के साथ शिफ्ट होना ही चाहते हो, तो तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? विवेक इस वक्त काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो सुहानी को कोई जवाब नहीं दे पाता। निशा फिर से विवेक के हिस्से का जवाब देते हुए कहती है, शादी और ये। जब भी मैं इससे शादी की बात करती हूँ, इसे अपना करियर याद आता है। मैं बता रही हूँ तुझे, इसे बाहर की हवा लग रही है। लिव इन में रहना है सर को। विवेक को इस वक्त निशा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो निशा का गला दबा दे। लेकिन वो सिर्फ इसलिए शांत था कि किसी भी कीमत पर वो सुहानी को सच नहीं पता चलने देना चाहता था। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधकर निशा को ही घूरने लगता है। सुहानी भी समझ जाती है कि ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है और उसे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। वो आगे विवेक से कुछ नहीं कहती और कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद विवेक निशा के पास जाकर बैठ जाता है और गुस्से से कहता है, ये अभी अभी तुमने क्या बकवास किया? क्या तुम मुझे सुहानी के सामने ठरकी प्रूफ करना चाहती हो? विवेक की हालत देखकर निशा को बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, तुम्हें मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए। मैंने तुम्हारे फैलाए रायते हो समेटा है। विवेक निशा की बाहों को कसकर पकड़ते हुए कहता है, रायता समेटा है या मेरा करैक्टर असैसिनेशन किया है? पता नहीं सुहानी मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती है, डोंट वरी, वो कुछ नहीं सोचेगी। उसे पता है तुम किसी काम के नहीं हो। विवेक निशा पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, आई विल किल यू।
निशा विवेक को पीछे धकेलते हुए कहती है, ओह हेलो, तुमने मुझे क्या टीवी सीरियल की नाजुक सी लड़की समझ रखा है, जो तुम मेरी कलाई मरोड़ोगे और मैं डरी सहमी सी तुमसे माफी मांगने लगूंगी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, तो भूल जाओ। मैं तुमसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मुझसे उलझना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये कहकर निशा विवेक को खुद से दूर करती है और वहां से चली जाती है। विवेक गुस्से से दांत पीसते हुए बस उसे देखता रह जाता है। वो भी जानता था कि जिस तरह से निशा ने बात संभाला था, उस तरह से वो नहीं संभाल पाता। और शायद आज सुहानी को उसका सच पता चल जाता। इधर समायरा अपने रूम में खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। जब से उसने अपने अंदर रक्षा की काली शक्तियों को जागृत करना शुरू किया था, उसमें बहुत सी नेगेटिविटी आने लगी थी। समायरा को डर था कि उसकी ये नकारात्मकता दूसरों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो दूसरों से दूर रहने लगी थी। उसके अंदर की ब्लैक एनर्जी इतनी पावरफुल होती जा रही थी कि कभी कभी समायरा खुद भी उसे संभाल नहीं पाती थी। समायरा इन्हीं सब ख्यालों में इतनी खोई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब अर्नव दबे पांव उसके रूम के अंदर आकर उसके पीछे खड़ा हो गया था। अर्नव बिना कुछ कहे समायरा को पीछे से हग कर लेता है। समायरा को ये समझने में एक पल नहीं लगता था कि ये अर्नव ही है, क्योंकि अर्नव के अलावा ऐसी हिम्मत और कोई नहीं कर सकता था। समायरा खुद को अर्नव से दूर करके उसकी तरफ मुड़ते हुए गुस्से से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? समायरा अर्नव को अपनी डार्क एनर्जी से दूर रखना चाहती थी। अर्नव समायरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुमने नहीं देखा क्या? तुम्हें हग कर रहा हूँ। समायरा अपने कदम पीछे लेकर कहती है, ये मैं देख सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्नव कुछ याद करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। समायरा फिर से गुस्से से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? अर्नव कहता है, मैं बकवास कर रहा हूँ। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले तुमने मुझसे आई लव यू कहा था और मैं तुम्हें 3 साल पहले ही प्रपोज कर चुका हूँ। तो टेक्निकली हम रिलेशनशिप में हुए ना, और रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को हग कर सकते हैं। वैसे हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। ये कहकर अर्नव समायरा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। समायरा किसी भी हालत में अर्नव के इतने पास नहीं रहना चाहती थी। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। अर्नव एक स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। समायरा अर्नव को धमकी देते हुए कहती है, छोड़ो वरना। अर्नव समायरा की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, वरना क्या? तुम मुझे बेहोश कर दोगी या शॉक दे दोगी, ठीक है। तुम ऐसा कर सकती हो। वैसे तुम ये पहले भी कर चुकी हो,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समायरा कहती है, मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा कर सकती हूँ। ये सुनकर अर्नव समायरा को खुद के और करीब लाकर कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर लेना, बट उससे पहले मैं, ये कहते हुए अर्नव अपना चेहरा समायरा की तरफ बढ़ाने लगता है। फिजिकली अर्नव समायरा से काफी स्ट्रांग था, इसलिए समायरा उसकी पकड़ से हिल भी नहीं पा रही थी। और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके अर्नव को हट नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब उसके पास काली शक्तियां थी। अर्नव को अपने पास आते देख समायरा धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे करती जा रही थी और अर्नव आगे बढ़ रहा था। अर्नव के पास होने पर हमेशा की तरह समायरा की हार्टबीट फुल स्पीड पर थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अर्नव की पकड़ से छूट नहीं सकती। अर्नव के इतने पास आने पर पता नहीं उसे क्या होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। समायरा के आंखें बंद करते ही अर्नव के फेस पर हल्की स्माइल आ जाती है और वो आगे बढ़कर समायरा के कान के पास जाता है और धीरे से कहता है, आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।